नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.8। दोस्तों, ये लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नया आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध, दो तरीके के बंध आपको बताए थे, तीन बंध बताए थे, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। लेकिन हम बात किसकी करने वाले हैं? आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध की बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, आयनिक बंध भी होता है और सहसंयोजी बंध भी होता है। चलिए दोस्तों, बनाते हैं आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध, फिर देखते हैं उसमें आगे हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर हमने लिखा हुआ है आयनिक बंध, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध कैसे बनता है? आयन से बनता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे तभी क्या बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। और सहसंयोजी बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तभी हमारा क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। ये आयनों से बनता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। आयन कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान और प्रदान होता है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। और जब इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध। अब दोस्तों, यहां से आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आयनिक बंध हो या कोई भी सहसंयोजी बंध हो, पूर्ण रूप से ना तो वो आयनित होता है और ना ही वो पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध होता है। ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी रासायनिक बंध ना ही पूर्ण रूप से आयनित बंध होता है और ना ही पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध होता है। तो दोस्तों, बात आती है सर आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध हम कैसे जानेंगे कि क्या होगा? अगर दोस्तों किसी भी बंध में 50% से ऊपर आयनिक लक्षण है, कितने परसेंट से ऊपर? 50% से ज्यादा अगर वो उसमें आयनिक लक्षण है तो वो कैसा बंध बनेगा? वहां पर आयनिक बंध बनेगा। अगर कोई ऐसा बंध है जिसमें 50% से ऊपर सहसंयोजी लक्षण है, कैसा लक्षण? सहसंयोजी लक्षण है, तो वहां पर कैसा बंध बनेगा? सहसंयोजी बंध बनेगा। हमने क्या बताया कि कोई भी रासायनिक बंध ना ही पूर्ण रूप से आयनिक बंध होता है और ना ही पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध होता है। इसका मतलब दोनों आधे आधे होंगे। चलिए मान लेते हैं कि कोई ये रासायनिक बंध है, ठीक है। अब इसमें दो कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो ये आयनिक बंध हो सकता है या तो ये सहसंयोजी बंध हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? सर ये या तो 50% आयनिक बंध होगा या 50% सहसंयोजी बंध होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि ये आयनिक बंध है कि सहसंयोजी बंध है? अगर उसके अंदर ये आयनिक वाला लक्षण अगर 50% से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये आयनिक बंध है, और अगर उसके अंदर 50% से ज्यादा सहसंयोजी लक्षण होता है तो वो बंध कैसा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। अब दोस्तों, ये लक्षण होने से होगा क्या, इसको लिखते हैं। सो दोस्तों, बनाते हैं इंपॉर्टेंट नोट और देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है हमारे लिए। सो दोस्तों, बात करते हैं कि नोट में क्या लिखा गया है। नोट आप लिखा हुआ यहां पर देख रहे हैं, क्या लिखा गया? अतः के पहले हमने क्या बताया? अभी आपको ये बताया था कि कोई भी आयनिक बंध हो या कोई भी सहसंयोजी बंध हो, वो ना तो पूर्ण रूप से आयनित होता है ना ही पूर्ण रूप से सहसंयोजी होता है। अगर उसमें 50% से ज्यादा आयनिक लक्षण है तो आप क्या कहेंगे? ये आयनिक बंध है। अगर उसमें 50% से ज्यादा सहसंयोजी लक्षण है तो आप क्या कहेंगे? वो सहसंयोजी बंध है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें आयनिक लक्षण भी होता है और सहसंयोजी लक्षण भी होता है। जो भी रासायनिक बंध होते हैं उसमें आयनिक लक्षण भी होता है और सहसंयोजी लक्षण भी होता है। अब दोस्तों, देखते हैं कि अतः के आगे हमारे लिए क्या लिखा गया है। लिखा है अतः आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण आयन ध्रुवण के कारण होता है। आयन ध्रुवण के कारण होता है, यानी कोई आयनिक अगर बंध है, जैसे आयनिक बंध कैसे बनता है? पॉजिटिव और निगेटिव। हमने क्या बताया था कि कोई भी आयनिक बंध हो या सहसंयोजी बंध हो तो उसमें कौन सा लक्षण होगा? उसमें दोस्तों आयनिक लक्षण भी होगा, आयनिक लक्षण भी होगा और सहसंयोजी लक्षण भी होगा, सहसंयोजी लक्षण भी होगा। यानी कोई रासायनिक बंध होगा तो उसमें आयनिक लक्षण भी हो सकता है और सहसंयोजी लक्षण भी हो सकता है।
बात करते हैं किसके लिए, आयनिक बंध के लिए। तो हमने यहाँ पर एक आयनिक बंध बना लिया। हमने कहा कि इस आयनिक बंध में अगर सहसंयोजी लक्षण है तो उसका कारण क्या है, यानी कोई आयनिक बंध में, ये बंध कैसा है, आयनिक बंध है, ठीक है। अब आयनिक बंध में अगर सहसंयोजी लक्षण आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या बताया गया, आयनिक बंध में जो सहसंयोजी लक्षण होता है वो किसके कारण होता है, आयन ध्रुवण के कारण होता है। आयन ध्रुवण को बोलते हैं आयन पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, आयन पोलराइजेशन। अब बात करेंगे कि आयन ध्रुवण क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में तो हम आयन ध्रुवण के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो आयन ध्रुवण आया है ये है क्या। सो दोस्तों ध्यान क्या देना है, जो आयनिक बंध होते हैं उसमें अगर जो सहसंयोजी लक्षण है तो वो क्यों है, तो उसका आंसर क्या होगा, सर ये आयन ध्रुवण के कारण होता है। इससे होता क्या है, तथा उसमें सहसंयोजकता की मात्रा आयन ध्रुवण की मात्रा बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण है तो सहसंयोजी लक्षण क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, आयन ध्रुवण होगा। क्या होगा, आयन ध्रुवण होगा। और क्या बताया गया, पहली बात तो कोई अगर ये आयनिक बंध है, इस बंध को आप यहां पर क्या लिख लीजिए, आयनिक बंध, आयनिक बंध। ध्यान दीजिए हमने यहां पर एक आयनिक बंध लिया। अब आयनिक बंध में आयनिक लक्षण भी होगा और सहसंयोजी लक्षण भी होगा। पहले हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी लक्षण के लिए। तो हमको क्या पता चला, अगर कोई आयनिक बंध है और उसमें जो सहसंयोजी लक्षण होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयन ध्रुवण होता है। फिर बताया गया अगर आयन ध्रुवण की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ये बढ़ने का साइन होता है। यानी जब हम ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं तो इसका मतलब आयन ध्रुवण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अगर आयन ध्रुवण की मात्रा ज्यादा होगी तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बात बताया गया यहां पर, अगर आयन ध्रुवण की मात्रा ज्यादा हो जाए तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लक्षण आया किससे है, आयन ध्रुवण के कारण ही तो आया है। कि सिंपल सी बात है, अगर आयन ध्रुवण ज्यादा होगा तो इसका मतलब इस वाले आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा पाया जाएगा और आयनिक लक्षण कम पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ चीजों में दिमाग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। सो हमने पहले बात क्या किया, सबसे पहले हमने आपको यह बताया कि कोई भी रासायनिक बंध ना तो पूर्ण रूप से आयनिक बंध होता है और ना ही पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध होता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है उसमें 50% आयनिक लक्षण हो सकता है उसमें 50% सहसंयोजी लक्षण हो। फिर हमने क्या बताया, अगर उसमें आयनिक लक्षण की मात्रा ज्यादा होगी तो वो आयनिक बंध कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सहसंयोजी लक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें 50% से ज्यादा अगर आयनिक लक्षण है तो क्या कहलाएगा, वो आयनिक बंध कहलाएगा। अगर कोई बंध है उसमें सहसंयोजी लक्षण की मात्रा क्या है, 50% से ज्यादा है, तो वो बंध कैसा कहलाएगा, सहसंयोजी बंध कहलाएगा। फिर हमको क्या बताया गया कि एक आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आयन ध्रुवण होता है। आयन ध्रुवण का मतलब क्या होता है, आयन्स पोलराइजेशन होता है। अगर आयन पोलराइजेशन की मात्रा ज्यादा होगी तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आयन ध्रुवण की मात्रा ज्यादा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, जब ये दोनों ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो आयनिक लक्षण होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट तो आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जबकि में क्या बताया गया, सहसंयोजी बंध में। अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी बंध की। यहां पे आयनिक बंध लिया था, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा लिखा रहने देंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। अब दोस्तों हम चलिए कोई सहसंयोजी बंध ले लेते हैं। चलिए ये हमने एक बॉन्ड बना लिया। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरीके से सहसंयोजी बंध बनते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है तो वहां पर सिंगल सहसंयोजी बंध, सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म करते हैं तो क्या हो जाए, जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो दोस्तों ये हमने क्या ले लिया, सहसंयोजी बंध ले लिया। सहसंयोजी बंध, चलिए सहसंयोजी बंध ले लिया। अगर कोई सहसंयोजी बंध लिया है तो इसके अंदर दोनों लक्षण होंगे। इसके अंदर क्या होगा सर, आयनिक लक्षण भी होगा, इसके अंदर क्या होगा,
आयनिक लक्षण भी होगा और सहसंयोजी लक्षण भी होगा। सहसंयोजी लक्षण भी होगा, दोनों लक्षण होंगे, आयनिक लक्षण भी हो सकता है और सहसंयोजी लक्षण भी होता है। हमने पहले किसके लिए बात कर लिया था? आयनिक बंध के लिए। अगर आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण है तो क्यों होता है? तो हमने क्या बताया था, इसके अंदर क्या होता है? आयन ध्रुवण होता है, यही तो बताया था। और आपसे क्या बताया था? अगर आयन ध्रुवण की मात्रा ज्यादा होती है तो इसका मतलब सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें आयनिक लक्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं जबकि के बाद। पहले आयनिक बंध ले लिया, अब कैसा बंध ले लेते हैं? सहसंयोजी बंध ले लेते हैं। इसका मतलब अब हम किसकी बात करेंगे? जबकि सहसंयोजक बंध में यानी सहसंयोजी बंध में आयनिक लक्षण क्यों होता है? सहसंयोजी बंध में जो आयनिक लक्षण होता है ये क्यों होता है? हमको ये देखना पड़ेगा कि सहसंयोजी बंध में जो आयनिक लक्षण होता है वो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर होने के कारण होता है। यानी जो सहसंयोजी बंध है इसमें जो आयनिक लक्षण होता है ये क्यों होता है? क्योंकि परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर होने के कारण होता है। अब दोस्तों आपको पता है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हमने आपको पढ़ाया हुआ था। सो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से विद्युत ऋणात्मकता को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या कि कोई सहसंयोजी बंध है उसके अंदर आयनिक लक्षण क्यों होगा? क्योंकि उसके परमाणुओं के मध्य क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर होता है। इसीलिए वो कैसा लक्षण प्रदर्शित करेगा? आयनिक लक्षण। कौन प्रदर्शित करेगा? सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर होने के कारण आयनिक लक्षण हुआ तो यहां पर हम लिख लेते हैं आयनिक लक्षण किसके कारण होता है? विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण होता है। अब दोस्तों हम आपसे कहें, यहां पर लिखा हुआ है तथा आयनिक लक्षण की मात्रा विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। अगर विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसमें आयनिक लक्षण भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर कोई सहसंयोजी बंध में आयनिक लक्षण ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर सहसंयोजी लक्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से चीजों को रिलेट किया जाता है। पहले हमने क्या देखा? आयनिक बंध देखा। आयनिक बंध में दोनों लक्षण होंगे, आयनिक लक्षण भी होगा, सहसंयोजी लक्षण भी होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आयनिक बंध है तो उसमें आयनिक लक्षण पर तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि बंध ही आयनिक है। बात कर लेते हैं किसके लिए? सहसंयोजी बंध के लिए। यानी अगर आयनिक बंध सहसंयोजी लक्षण है तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? आयन ध्रुवण होता है। अगर आयन ध्रुवण ज्यादा होगा तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा। इसका मतलब आयनिक लक्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। अगर सहसंयोजी बंध है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सहसंयोजी बंध है तो वो आयनिक लक्षण और सहसंयोजी लक्षण दोनों प्रदर्शित करेगा। चूंकि ये सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी लक्षण है, तो इसकी तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बात किसकी करने वाली है? आयनिक लक्षण की बात करने वाली है कि सहसंयोजी बंध में ये आयनिक लक्षण जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। सो दोस्तों हमको क्या पता चला? ये जो लक्षण आता है वो कहां से आता है? विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण। इनकी जो विद्युत ऋणात्मकताएं होती है उनमें क्या होने लगता है? अंतर होने लगता है। इसी के कारण क्या आता है? आयनिक लक्षण। अगर हम कहें विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर अगर ज्यादा हो जाए तो आयनिक लक्षण क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? अगर विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर ज्यादा हो रहा है तो आयनिक लक्षण भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। अगर आयनिक लक्षण बढ़ रहा है तो इसका मतलब सहसंयोजी लक्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से चीजों को रिलेट करना। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों की आप प्रैक्टिस करिएगा। नोट्स में सारी चीजें हमने मेंशन की हुई हैं, जैसा सभी को पता रहता है। वो नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कांटेक्ट जरूर करेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स आसानी से पढ़ते होंगे। अच्छे से नोट्स को पढ़िए, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए। पढ़ाई बहुत ही आसान है, बशर्ते चाहिए क्या? आपका फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा फोकस होगा उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई भी होगी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे हमको पढ़ना क्या है? जैसा कि हमने पहले ही अंडरलाइन कर दिया था
कि ये जो सहसंयोजी लक्षण होता है ये आयन ध्रुवण के कारण होता है। अब हमको देखना ये आयन ध्रुवण होता कैसे है, ये आयन ध्रुवण आखिरकार क्या चीज है ये आयन ध्रुवण। आइए दोस्तों लिखते हैं आयन ध्रुवण और समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं आयन ध्रुवण। आखिरकार ये जो आयन ध्रुवण हमको बताया गया है ये आयन ध्रुवण है क्या? आयन ध्रुवण को कोई और नाम से भी जानते हैं? तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, यस, आयन ध्रुवण को हम आयन विरूपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन विरूपण। सो दोस्तों देखते हैं लिखा हुआ है आयन ध्रुवण या आयन विरूपण क्या होता है ये, इसको देखेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों जब धनायन या पॉजिटिव आयन, ध्यान रखिएगा धनायन को हम किससे लिखते हैं? पॉजिटिव आयन। प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव आयन। कहीं पर भी जहां पॉजिटिव आयन लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर हम धनायन की बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? जब धनायन या पॉजिटिव आयन और ऋणायन या निगेटिव आयन, ऋणायन को क्या कहेंगे? निगेटिव आयन कहेंगे। जब धनायन यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन एक दूसरे के समीप आते हैं, क्या बताया गया कि जब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्या होता है? तो लिखा है तो पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन के मेघ को, किसको? निगेटिव आयन के मेघ को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्या बताया? जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन एक दूसरे के जब समीप आते हैं यानी एक दूसरे के जब पास आते हैं तो पॉजिटिव आयन क्या करता है? निगेटिव आयन के मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए इतना समझ में आ गया कि निगेटिव आयन के मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और साथ में क्या लिखा है? और साथ में निगेटिव आयन के नाभिक को, किसके नाभिक को? निगेटिव आयन के नाभिक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के समीप आते हैं तो पॉजिटिव आयन का जो पॉजिटिव आयन क्या करता है? निगेटिव आयन के मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेघ को आकर्षित करता है, नाभिक को नहीं। मेघ को आकर्षित करेगा और नाभिक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यानी नाभिक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जिससे होगा क्या? जिससे निगेटिव आयन का मेघ विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब होता है बिगड़ जाता है। जिससे निगेटिव आयन का मेघ क्या होता है? बिगड़ जाता है। मेघ क्यों बिगड़ा? क्योंकि आकर्षित कौन हो रहा है? मेघ आकर्षित हो रहा है और नाभिक क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? इसका मेघ क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है? यह पॉजिटिव आयन द्वारा निगेटिव आयन का आयन ध्रुवण या विरूपण कहलाता है। यही क्या होता है? आयन ध्रुवण या विरूपण। ये आयन ध्रुवण कौन कर रहा है? पॉजिटिव आयन कर रहा है। पॉजिटिव आयन द्वारा निगेटिव आयन का आयन विरूपण या आयन ध्रुवण कहलाता है। ये तो कहानी हुई पॉजिटिव आयन के लिए। अब निगेटिव आयन के लिए भी यही कहानी होती है। लिखा क्या गया है? कुछ इसी प्रकार क्या होता है? लिखा है कुछ इसी प्रकार पॉजिटिव आयन भी निगेटिव आयन का क्या करता है? निगेटिव आयन द्वारा ध्रुवित या विरूपित होता है। पहले किसने किया? पॉजिटिव आयन ने निगेटिव आयन को विरूपित किया या विकृत किया। इसी प्रकार क्या होता है? पॉजिटिव आयन भी विकृत होता है। वो कौन करता है? निगेटिव आयन करता है। लेकिन क्या है? इसका प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? लिखा हुआ है क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है और निगेटिव आयन का साइज कितना होता है? बड़ा होता है। अब दोस्तों ये तो हमने पढ़ा है केवल आयन ध्रुवण या विरूपण होता क्या है। अब इसको हम समझेंगे कैसे? तो दोस्तों लास्ट कोटेशन पकड़िए। क्या लिखा है? पॉजिटिव आयन का साइज कैसा होता है? छोटा होता। चलिए एक छोटा सा आयन बना लेते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा आयन बना लिया, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया? ये एक छोटा सा आयन बनाया। इसको हमने क्या कहा? ये कैसा आयन है? ये पॉजिटिव आयन है। चलिए हमने क्या बनाया? एक पॉजिटिव आयन बना लिया। छोटा क्यों बनाया? क्योंकि पता है हमको पॉजिटिव आयन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। और निगेटिव आयन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये हमने क्या बना लिया? इसके आगे क्या लिख लेते हैं? ये क्या हो गया? निगेटिव आयन। ठीक है। अब हमने कहा जब ये एक दूसरे को अभी ध्रुवित नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बनाया।
अब दोस्तों पॉजिटिव आयन में भी नाभिक होगा और निगेटिव आयन में भी नाभिक होगा। ये क्या है सर? ये नाभिक है, ये नाभिक है। और ये क्या चीज है? ये है इलेक्ट्रॉन का मेघ, इलेक्ट्रॉन का मेघ। क्या है? इलेक्ट्रॉन का मेघ है। ये क्या है सर? ये पॉजिटिव आयन का नाभिक है। ये किसका नाभिक है? पॉजिटिव आयन का। हमने क्या देखा कि सर एक पॉजिटिव आयन लिया, छोटा सा पॉजिटिव आयन लिया, बड़ा सा निगेटिव आयन ले लिया। निगेटिव आयन में क्या होगा? नाभिक होगा। और निगेटिव आयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मेघ होगा। अब दोस्तों हो क्या रहा है? हमको ये बताया गया कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जब एक दूसरे के समीप आते हैं, अब हम इनको क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पास ला रहे हैं। जब एक दूसरे के पास लाएंगे तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसके इलेक्ट्रॉन मेघ को? नाभिक के निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं जरा, यहां पर ये हमारा पॉजिटिव आयन था, यहां पर लिख लिया पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में ये हमने बना लिया नाभिक। अब दोस्तों हमने क्या कहा कि ये निगेटिव आयन के मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इसने क्या किया? इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अब ये क्या कर रहा है? निगेटिव आयन के मेघ को, यानी ये मेघ पहले सर्किल टाइप का था, अब इसने जब आकर्षित किया तो इसका मेघ कुछ इस तरीके से इसकी तरफ जाने लगा। जब इलेक्ट्रॉन के मेघ को आकर्षित करता है और नाभिक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अब ये नाभिक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब नाभिक हम कहां पर मान लेते हैं? यहां पर मान लेते हैं। यहां पर नाभिक बीचों बीच में था, यहां पर हमने मान लिया जब ये मेघ को आकर्षित कर रहा है और नाभिक को प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब नाभिक थोड़ा सा हट जाएगा। तो ये नाभिक को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको लंबा कर सकते हैं ताकि आकर्षित बहुत ही आसानी से आप दिखा सकते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मेघ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कौन आकर्षित कर रहा है? पॉजिटिव आयन आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब ये आकर्षित कर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन मेघ को, और नाभिक को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मेघ विकृत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आंसर होगा यस सर, बिल्कुल इसका मेघ क्या हो गया? विकृत हो गया। अगर ये मेघ विकृत हुआ इसे ही हम क्या कहते हैं? आयन ध्रुवण या आयन का विरूपण। ये किसने किया? पॉजिटिव आयन ने किया। किसके सापेक्ष? निगेटिव आयन के सापेक्ष। कुछ इसी प्रकार निगेटिव आयन भी करता है। निगेटिव आयन क्या करता है? इस वाले मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी पॉजिटिव के मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ये इसका प्रभाव बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। और निगेटिव आयन का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयन का ध्रुवण या आयन का विरूपण। अब दोस्तों इस क्रिया से होगा क्या? जब ये पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको? निगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन जब एक दूसरे को आकर्षित, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन को जब आकर्षित करता है तो इसके दोनों के नाभिक क्या हो जाते हैं? एक में विलय हो जाते हैं। यानी ये पॉजिटिव आयन का नाभिक हो गया, ये निगेटिव आयन का नाभिक हो गया। और यहाँ पे कोटेशन लिख लेंगे। कोटेशन क्या रहेगी इसको लिखते हैं दोस्तों। यहाँ कोटेशन क्या लिखा? निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के मेघों का विलय। यानी ये पॉजिटिव आयन का मेघ है, ये निगेटिव आयन का मेघ है। जब इन दोनों ने आकर्षित किया, पॉजिटिव आयन ने निगेटिव आयन के मेघ को आकर्षित किया तो ये दोनों मेघ आपस में क्या हो गए? मिल गए। यानी इन दोनों मेघों का क्या हो गया? विलय हो गया। विलय का मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना। जब ये एक दूसरे में मिल जाते हैं तो इसे ही क्या लिखा हुआ है? निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के मेघों का विलय क्या कहलाता है? लिखा है यहाँ पर सहसंयोजकता। क्या लिखा है? सहसंयोजकता। और सहसंयोजकता क्या होती है? जब सहसंयोजी बंध पढ़वाया था तो वहां पर आपको बताया था सहसंयोजकता के बारे में। अगर यह सहसंयोजकता दे रहा है इसका मतलब ये कैसा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके अंदर कैसा कैरेक्टर आ जाता है? सहसंयोजकता का कैरेक्टर आ जाता है। और सहसंयोजकता का मतलब ही क्या होता है? सहसंयोजी बंध। इसीलिए तो बताया जाता है कि अगर आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण है
और सहसंयोजी लक्षण है तो अगर सहसंयोजी लक्षण बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें आयन ध्रुवण की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो दोस्तों आयन ध्रुवण क्या होता है और कैसे होता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। करना क्या है सर, ये पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन मेघ था, चलिए इसको भी लिख लीजिए, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन मेघ, दोनों को एक तरीके से दिखा दिया। ये पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन मेघ हो गया, ये नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन मेघ हो गया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के समीप आते हैं तो पॉजिटिव आयन क्या करता है, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन के मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चूंकि ये मेघ को आकर्षित कर रहा है, नाभिक को आकर्षित नहीं कर रहा है, तो नाभिक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का मेघ जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसी विकृत को हम क्या कहते हैं, आयन का ध्रुवण। ये कर कौन रहा है, ये आयन ही तो कर रहे हैं, आयनिक बंध में ही तो हो रहा है, और आयनिक बंध में हो रहा है इसीलिए क्या है, ये आयनिक लक्षण नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा, सहसंयोजी लक्षण हो जाएगा। अब आयन कर रहे हैं, यहां पर आयन ने क्या किया, इसके मेघ को विकृत कर दिया। जब मेघ को विकृत कर दिया तभी इसका नाम क्या हुआ, आयन का ध्रुवण या आयन का विरूपण। जब विकृत किया तो क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के जो मेघ हैं वो आपस में क्या हो गए, विलय हो गए। विलय का हो गया मतलब वो आपस में मिल गए। जब ये आपस में मिल गए तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजकता। और यही से क्या निकल के आता है कि आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण जो होता है वो आयन ध्रुवण के कारण होता है। और क्या होता है सर, अगर कोई सहसंयोजी बंध है और उसमें अगर आयनिक लक्षण है तो वो क्या होता है, वो विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण होता है। और क्या बताया गया सर, जैसा ये पॉजिटिव और नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हुआ इसी तरीके से नेगेटिव आयन भी इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इतना प्रभाव इसका नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और इसका साइज बड़ा होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आयन का ध्रुवण या आयन का विरूपण आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर पढ़िएगा, नोट्स से बहुत आपको हेल्प मिलती है। वीडियो से आप समझिए, नोट्स को जरूर और जरूर पढ़िए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एक नियम, नाम क्या है, फाजान का नियम। इसे हम फायांस का नियम भी बोलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है फाजान या फायांस का नियम। तो दोस्तों बात करते हैं फायांस या फाजान का नियम। क्या होता है ये नियम, इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, फायांस या फाजान का नियम क्या कहता है ये नियम, इसको देखते हैं। लिखा है दोस्तों, आयन ध्रुवण की मात्रा से सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि निम्न कारकों से होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सहसंयोजक लक्षण क्यों बढ़ता है, क्योंकि आयन ध्रुवण बढ़ता है। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों सहसंयोजक लक्षण आयन ध्रुवण बढ़ने से सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ जाता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये फायांस जी ने बताया। क्या बताया इन्होंने कहा कि ये जो सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि होती है वो क्यों होती है, तो उन्होंने बताया इन निम्न कारकों के कारण होती है। ये निम्न कारक क्या बताए, इन्होंने ही बताया था कि धनायन की छोटी साइज के कारण होता है सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है, और ऋणायन की बड़ी साइज के कारण सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। और एक कारण और बताया था, पहले इनको पढ़ लेंगे फिर तीसरा कारण भी पढ़ेंगे। यानी इन्होंने क्या बताया था कि जो सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है वो आयन ध्रुवण के कारण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो इन्होंने बताया सर इसमें क्या होता है, धनायन की छोटी साइज के कारण बढ़ता है और ऋणायन की बड़ी साइज के कारण बढ़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं धनायन की छोटी साइज का मतलब क्या है। लिखा हुआ है, बड़े धनायन की अपेक्षा छोटे धनायन की आयन ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। यानी इन्होंने क्या बताया, अगर कोई बड़ा धनायन है तो उसके आयन ध्रुवण क्षमता क्या होगी, कम होगी, और अगर छोटा धनायन है तो उसके आयन ध्रुवण की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या कारण है, क्योंकि धनायन की छोटी साइज के कारण इन्होंने बताया। और किसने बताया, फायांस जी ने बताया। तो दोस्तों इन्होंने बताया बड़े धनायन की अपेक्षा छोटे धनायन की आयन ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ने से ध्रुवण क्षमता घटती है, या क्योंकि जगह यहां पर अतः कर सकते हैं, क्योंकि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः। इससे क्या पता चला हमको, इससे हमको यह पता चला अगर पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ाते हैं तो ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती। पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ने से ध्रुवण क्षमता घटती है। यानी पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव आयन बड़ा है तो उसकी उतनी ही ध्रुवण क्षमता
कम होगी। सो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको कई सारे एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे ये कहा जाएगा आप ये बताइए इसमें सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप क्या बताएंगे सर? यहाँ पर हमने लिखा हुआ कुछ एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ KCl, NaCl और LiCl या CaCl2, MgCl2, BeCl2, इसमें आप ये बताइए कि सहसंयोजकता का लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो दोस्तों आपको क्या पता है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 तो यानी 2 8 8 1 यही तो होता है। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 यानी 2 8 1। Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? Li का परमाणु क्रमांक होता है 3 यानी 2,1। अब दोस्तों हमने परमाणु का साइज यानी परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया था, जिसमें जितने ज्यादा कोश होंगे यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ n होंगे, जितनी ज्यादा उसमें कोश होंगी उतना ही वो बड़ा होगा परमाणु, और जितना ही उसमें कोश की संख्या कम होगी उतना ही परमाणु क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब हम आपसे कहें सर अब ये बताइए ये प्लस आयन बनाएंगे कि माइनस आयन? तो आप कहेंगे सर इनके बाएं कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे तो ये प्लस आयन बना लेंगे। ये जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है कि वो किसको देगा? Cl को देगा, क्योंकि Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 यानी 2 8 7 यही तो होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा? K से एक इलेक्ट्रॉन लेके KCl बना देगा। अब हम आपसे कहें सर KCl बड़ा है कि NaCl बड़ा है कि LiCl बड़ा है? तो आप क्या कहेंगे सर? LiCl में यानी लिथियम में कोष की संख्या क्या होती है? कम होती है, इसलिए Li क्या होगा? छोटा होगा। Li से बड़ा कौन होगा? Li से बड़ा Na होगा, क्योंकि इसमें कोष की संख्या कितनी है? 3 है। और पोटेशियम में कोष की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ कोष की संख्या 4 है, यानी पोटेशियम वाला परमाणु क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यानी ये पॉजिटिव आयन जो होगा KCl वाला, K का जो पॉजिटिव आयन होगा वो सबसे बड़ा होगा। Na का पॉजिटिव आयन जो होगा वो उससे छोटा होगा और Li का पॉजिटिव आयन सबसे छोटा होगा। यानी क्या बताया गया कि पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ने से ध्रुवण क्षमता घटती है। अगर पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है तो ध्रुवण क्षमता घटेगी। और यहाँ क्या हो रहा है? सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इसका मतलब पॉजिटिव आयन का साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। इसीलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, या हम क्या लिख सकते हैं? सहसंयोजक क्षमता बढ़ती है। सहसंयोजक क्षमता बढ़ती है। ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? सहसंयोजक क्षमता भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमको क्या बताया गया? जितना ज्यादा छोटा पॉजिटिव आयन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज्यादा। सर लिथियम सबसे छोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें केवल 2 कोष हैं। सोडियम में कितने कोष हैं? 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष। पोटेशियम में कितने कोष? 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष। इस तरीके से है कि नहीं है? या अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाह रहे तो आप ऐसे देख लीजिए K+, Na+ और Li+। पॉजिटिव आयन में हमने बना दिया। पॉजिटिव आयन का मतलब इसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर कितना कोष? 1 कोष। यहाँ कितने कोष? 2 कोष। यहाँ कितने कोष? 3 कोष। यानी जितना ज्यादा आप आगे जाओगे तो कोष की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब कोष की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। इसका मतलब धनायन का भी आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बताया क्या गया? अगर धनायन का आकार बड़ा होता है या उसका साइज बढ़ता है तो ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ा परमाणु है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, यानी धनायन का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर धनायन का आकार घटता है तो ध्रुवण क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? यानी ध्रुवण क्षमता अगर बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? सहसंयोजक क्षमता भी बढ़ती है। इसी प्रकार Ca में भी है, Mg में भी है और Be में ही है। Be में भी है। Mg का परमाणु क्रमांक 20, इसका कितना होता? सॉरी, Ca का परमाणु क्रमांक 20, Mg का 12। इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं। इसका कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? 4, इसका 12, इसका कितना होता है? 20 होता है। चलिए एक बार हम यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बी, या सबसे पहले Ca लिखा है, Ca की बात करते हैं। Ca, ठीक है, फिर क्या लिखा है? Mg लिखा है, फिर Be लिखा है। Ca का परमाणु क्रमांक 20, इसका 12, इसका 4। ठीक है, इसका बनाएंगे तो 2 8
8 2, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 8 2, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा 2,2। अब अगर इनका आप आयन बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पर कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे यस सर। यानी अगर ये अपने बाह्य कोश का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्लोरीन को दे दे तो इनके पीछे वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसका मतलब Ca क्या बनाएगा 2+ बनाएगा, Mg भी 2+ बनाएगा और Be भी क्या बनाएगा 2+ बनाएगा। जब ये 2+ बनाएंगे तो इनके बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। अब दोस्तों जरा ये बताइए यहाँ कोश की संख्या कितनी है 1, इसके कोश की संख्या कितनी है 2, इसके कोश की संख्या कितनी है 3। कोश की संख्या बढ़ रही है, अगर कोश की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बड़ा होगा, अगर परमाणु का साइज बढ़ता है तो ध्रुवण क्षमता घटती है, साफ साफ लिखा है। अब दोस्तों इसका मतलब Ca का परमाणु सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा Mg का होगा और सबसे छोटा Be का होगा। Ca सबसे पहले यानी ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, यानी पॉजिटिव आयन का साइज क्या हो रहा है घट रहा है। अगर पॉजिटिव आयन का साइज घटेगा तो ध्रुवण क्षमता क्या होगी बढ़ेगी, ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी या हम क्या कह सकते हैं सहसंयोजक क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन का साइज घट रहा है। कैसे घट रहा है यह आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं ऋणायन की बड़ी साइज। क्या बताया गया कि पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा और ऋणायन जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। लिखा है ऋणायन की बड़ी साइज, लिखा है क्या, किसी पॉजिटिव आयन द्वारा छोटे नेगेटिव आयन की अपेक्षा बड़े नेगेटिव आयन का ध्रुवण अधिक होता है। यानी जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा और जितना बड़ा ऋणावेशित आयन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जितना पॉजिटिव आयन द्वारा छोटे नेगेटिव आयन की अपेक्षा, यानी छोटा नेगेटिव आयन की अपेक्षा बड़ा नेगेटिव आयन क्या होता है उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। अतः ऋणायन का साइज बढ़ने से आयन ध्रुवण क्षमता क्या होती है बढ़ती है। ऋणायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी ध्रुवण क्षमता होगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो ध्रुवण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन ऋणायन है यहाँ पर, F ऋणायन है, Cl है, Br है, I है, ये सब क्या होते हैं ऋणायन होते हैं। Li क्या है आपका पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब Li का परमाणु क्रमांक होता है 3 यानी 2,1। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तो क्या बनाएगा Li+ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसका मतलब Li+ जब बनाएगा तो परमाणु क्रमांक इसका केवल कितना रह जाएगा 2 ही तो रह जाएगा। जब 2 रह जाएगा इसका मतलब इसमें कितनी कोष है 1 कोष है। चलिए बना लेते हैं, ये रहा Li का पॉजिटिव आयन, इसके अंदर एक कोष बनाई। ये पॉजिटिव आयन का मतलब या आप इसको ऐसा कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, नाभिक हो गया। Li के एक कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये किसके लिए बना लिया Li के लिए बना लिया। ठीक है, नाभिक क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं इसीलिए वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब Li+ का आकार क्या है छोटा है। यहाँ हमने तब भी बड़ा बना दिया। अब बात करते हैं फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35। ठीक है, इस तरीके से आयोडीन का होता है 53। कितना होता है आयोडीन का होता है 53। अब दोस्तों फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर आपको इनसे कहा जाए कि आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए तो 2,7, इसका बनाएंगे 2,8,7, इस तरीके से इनका बनाएंगे। तो जब नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ेगी। अगर कोष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब कोष की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जब यहां जा रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर परमाणु का साइज क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। और ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव आयन ही तो हैं, सबके एक इलेक्ट्रॉन कम है सबके पास। ये सब लोग क्या करेंगे लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। चूंकि यहां से यहां जाने पर परमाणु का आकार बड़ा हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ध्रुवण क्षमता क्या होगी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। क्या हो जाएगा ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, या क्या कह सकते हैं सह संयोजक क्षमता बढ़ती है।
सो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसका आप रिवीजन करेंगे। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। आप रिवीजन करिएगा, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट क्या बताया फायंस जी ने, पहले क्या बताया था कि धनायन की छोटी साइज होनी चाहिए, ऋणायन की बड़ी साइज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बताया है, इसको हटाते हैं और लिखते हैं तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है इसको देखते हैं। लिखा है धनायन का अनअक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसा? धनायन का अनअक्रिय गैस। अनअक्रिय का मतलब क्या होता है, जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, उससे क्या होगा। सो दोस्तों लिखा हुआ है समान साइज। कैसा साइज होना चाहिए? समान साइज होना चाहिए व समान आवेश होना चाहिए। समान साइज व समान आवेश के धनायनों में अक्रिय गैस संरचना के धनायन की तुलना में अनअक्रिय गैस संरचना के धनायनों की ध्रुवण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। सिंपल क्या समझेंगे कि अक्रिय गैस की ध्रुवण क्षमता कम होती है और अनअक्रिय गैस की ध्रुवण क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। कब ज्यादा होगी? जब उन पर समान आवेश होना चाहिए और समान साइज के होने चाहिए। सो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या बताया गया? बताया ये गया कि Ca2+ और Pb2+ के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। Ca का मतलब कैल्शियम, Pb का मतलब होता है लेड, और इन पर आवेश भी क्या है? समान है। लेकिन ध्रुवण क्षमता किसकी ज्यादा बताई गई? बताया गया सर Pb2+ की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है। किससे? Ca2+ से। इसका मतलब क्या हुआ? Ca2+ क्या होता है? Ca2+ की ध्रुवण क्षमता कम होती है और Pb2+ की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है। सिंपल बताया गया कि अक्रिय गैस की ध्रुवण क्षमता क्या होती है? कम होती है, और अनअक्रिय गैस की ध्रुवण क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन कंडीशन क्या है? समान साइज होना चाहिए, समान आवेश होना चाहिए। बाय एक्सपेरिमेंट बताया गया कि Ca2+ की ध्रुवण क्षमता कम होती है और Pb2+ की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।